हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की क्लास ये हमारी मॉक टेस्ट सेकेंड इसको बोल सकते हैं, सीटेट की एनसीईआरटी स्पेशल क्लास है। यहाँ पे हम सारे आपके एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू बन सकते हैं आपके सीटीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। सीटेट एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को हम ये जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उन क्लासेस में सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको एनसीईआरटी स्पेशल क्लास बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे जो भी फैक्ट कॉन्सेप्ट जो भी यहाँ पे प्रश्नों पे आपको दिखेंगे सारे एनसीईआरटी से ही दिखेंगे। कई सारे प्रश्न तो ऐसे लेकर आई हूँ जो कि एज इट इज़ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं, जिनसे कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें उठा के तो आपको वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम संभावित प्रश्न पढ़ रहे हैं। संभावित प्रश्नों के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन, साथ ही मैं आपको डेट भी बताती चलूँगी कि ये कब आया था। 2011 में आया था, 12 में आया था, 22 में आया था। ऐसा मैं ये बताती चलूँगी कि ये आपका कब आया था, वो भी सीटेट के एग्ज़ाम में ही आए हुए प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो हम संभावित प्रश्नों को भी पढ़ रहे हैं, साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में आपकी थ्योरी क्लासेस चल भी रही हैं, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, एक तो थ्योरी कवर होती चलेगी, थ्योरी के साथ हम उसी टॉपिक से संभावित प्रश्न करते चलेंगे और साथ ही उस टॉपिक से जो भी पीवाईक्यू आए हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनकी भी प्रैक्टिस हम साथ ही साथ करते चलेंगे। तो ये जो क्लासेस चल रही है ना, एक मैं प्लेलिस्ट बनाती जा रही, थ्योरी क्लासेस की अलग प्लेलिस्ट है और ये जो एमसीक्यू क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इनकी अलग क्लासेस हैं, अलग इसकी प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप ये 2 प्लेलिस्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं वही पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, वही तरीका आपको बता रही हूँ जिस तरीके से मैंने अपना सीटेट क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेशन है, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, इसको क्लियर कर देते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? बताइए, पौधे तथा जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं किस रूप में संग्रहित होते हैं? सेल्यूलोज एवं ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च एवं सेल्यूलोज के रूप में, स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में, सेल्यूलोज एवं ग्लाइकोजन के रूप में। तो सबसे पहले बताइए, जो पौधे होते हैं, पौधे में जो भोजन का संग्रहण होता है किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। तो यहाँ पे शुरू में क्या दिया है, सेल्यूलोज दिया है, यहाँ पे भी शुरू में सेल्यूलोज दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये काटिए, सेल्यूलोज के रूप में पौधे कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण नहीं होता है, ठीक है। पौधों में किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे बोला है जंतुओं में, तो जो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है ना, वो किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। देखिए क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ग्लाइकोजन में बदल दिया। अब ग्लाइकोजन में जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ जाके लीवर के पास स्टोर हो जाता है। जब हम सेल टॉपिक पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें, सेल ऑर्गेनल जब बताऊंगी ना तब ये सारी चीज़ें भी बताती चलूंगी। तो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब फास्टिंग की कंडीशन होती है तब ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ये अग्नाशय, जब हम पैंक्रियाज पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है तब क्या करता है, ग्लाइकोजन को वापस से ज़रूरत पड़ने पे ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन की क्रियाविधि थी। जब हम पैंक्रियाज पढ़ेंगे ना तब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यानी कुल मिला के जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, किस रूप में संग्रहित होता है? जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। तो पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, कच्चे खाद्य में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तनु आयोडीन विलयन, तनु HCl विलयन, तनु NaOH विलयन, उपरोक्त सभी। किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ पे किसके बारे में पता है, पूछा है स्टार्च परीक्षण के बारे में। जब हम थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे, फूड चैप्टर की जो 1 घंटे की आपकी क्लास थ्योरी क्लास पढ़ी है, वहाँ पे हमने स्टार्च परीक्षण पढ़ा है, प्रोटीन परीक्षण पढ़ा है, ठीक है, वसा परीक्षण, ये सारे परीक्षण वहाँ पे हमने पढ़ा है। तो स्टार्च का जो परीक्षण किया जाता है वो किस प्रकार कर सकते हैं? तनु HCl विलयन मिला के, तनु NaOH का विलयन मिला के, या फिर इन सभी को मिला के, या तनु आयोडीन की विलयन को मिला के। तो देखिए, जब स्टार्च परीक्षण करते हैं तब क्या करते हैं, इसमें हम लगभग 2 से 3 बूंद किसकी मिलाते हैं? तनु आयोडीन विलयन की मिलाते हैं। तनु आयोडीन विलयन 2 से 3 बूंद मिला के रखा जाता है। और अगर यह जो भी खाद्य पदार्थ है, अगर उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला काला,
कैसा हो जाएगा? अगर उसका रंग नीला काला हो जाएगा तो हम ये बोल देंगे कि उसमें जो स्टार्च है, स्टार्च की प्रेजेंस है। ठीक है? तो कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, खाद्य पदार्थ में 2 से 3 ड्रॉप, कितना? 2 से 3 ड्रॉप अतानु आयोडीन विलयन का मिलाया जाता है। अगर वो जो खाद्य पदार्थ है वो नीला पड़ गया या काला पड़ गया तो हम बोल सकते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। लंबे समय तक उपवास के समय सर्वप्रथम क्या होता है? पहले वसा प्रयोग होगी, उसके बाद लीवर एवं मांसपेशियों से कार्बोहाइड्रेट और अंत में प्रोटीन। ठीक, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का, फिर उसके बाद वसा का और अंत में प्रोटीन का उपयोग होगा। तीसरा ऑप्शन है सर्वप्रथम लिपिड, उसके बाद प्रोटीन और अंत में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, जब भी हम फास्टिंग की कंडीशन होती है, उपवास होता है, तब सर्वप्रथम क्या होता है? तो देखिए, कोई भी कंडीशन होगी, सबसे पहले किसका पाचन होगा? सबसे पहले किसका उपयोग होगा? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है फैट यानी वसा का, और तीसरे नंबर पे आता है किसका? प्रोटीन का। तीसरे नंबर पे किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज देगा ना, जो भी ग्लूकोज देगा सबसे पहले उसका उपयोग होगा। फिर जो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको इंसुलिन किसके रूप में चेंज कर देती है? ग्लाइकोजन के रूप में बदल देती है। और ग्लाइकोजन के रूप में बदल के किसमें? लीवर में या फिर फैट के रूप में इसको क्या कर देती है? स्टोर कर देती है। तो जब जब भी क्या होगा, ग्लूकोज हमारे बॉडी का ख़त्म होगा, ठीक है, एनर्जी लेवल डाउन होगा, तो फिर किसका उपयोग करने लगती है बॉडी? फैट का उपयोग करने लगती है, वसा का उपयोग करने लगती है एनर्जी के रूप में। फिर जब फैट भी ख़त्म हो जाएगा ना, इंसान दुबला पतला हो जाएगा, तो लास्ट में प्रोटीन का उपयोग करती है किसके लिए? एनर्जी के लिए। तो लास्ट में एनर्जी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रोटीन का। इसीलिए जब भी कोई अनशन पे बैठता है ना, भूख हड़ताल पे, अनशन पे जब बैठेगा, बोलेगा हम खाना नहीं खाए हैं, ठीक है? तो देखिए 1 से 2 दिन उसका क्या चलेगा? ग्लूकोज चलेगा, कार्बोहाइड्रेट चलेगा। फिर 2 दिन के बाद क्या हो चुका होगा? फैट का पाचन होने लग जाएगा। लगभग हफ्ते 10 दिन बाद क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी बॉडी जो होगी एनर्जी के लिए प्रोटीन का उपयोग करने लग जाएगी। अब अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अगर 8 से 10 दिन से खाना नहीं खाया है, तब अगर उसके यूरिन का टेस्ट किया जाएगा ना, तो उसमें कीटोन बॉडी प्रेजेंट आएगा। क्या आएगा? कीटोन बॉडी प्रेजेंट आएगा। ठीक है? तो अगर क्या होगा, अगर वो व्यक्ति बीच में अगर सोचे कि सब लोग सो गए हैं, चलो खाना खा लेते हैं, अगर वो बीच में व्यक्ति खाना खा लेगा तो उसके जो यूरिन है वहाँ पे कीटोन बॉडी नहीं मिलेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने कुछ खाया पिया है। ठीक है? तो जो परीक्षण किया जाता है कीटोन बॉडी का ना, वो इसीलिए किया जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन अगर शुरू हो गया है, तो मतलब ये समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति ने वास्तव में कुछ भी नहीं खाया। ठीक है? कुछ भी इसने नहीं खाया पिया, तभी इसके यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट आ रहा, मतलब इसके बॉडी में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद क्या हो जाएगी? व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ठीक है? तो अगर लंबे समय तक उपवास हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, उसके बाद वसा का पाचन होगा और लास्ट में प्रोटीन का उपयोग होता है एनर्जी के लिए। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन परीक्षण के पद हैं। प्रोटीन परीक्षण कैसे किया जाता है? अभी हमने स्टार्च परीक्षण पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन परीक्षण कैसे किया जाता है, उसके स्टेप पूछा है। पद यानी क्या पूछा है? उसका स्टेप पूछा है। तो परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तथा इसमें 10 बूंद जल की डालते हैं एवं इसको हिलाते हैं। क्या शुरू में ये हो जाता है? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का चूर्ण या पेस्ट बनाते हैं। परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं एवं अच्छी तरह हिलाते हैं। इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाते हैं। तो यहाँ पे पदों का क्रम पूछा है। पहला ABDC होगा, दूसरा BADC होगा, तीसरा BACD होगा, क्या चौथा DBAC होगा? बताइए क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले अगर परीक्षण के लिए कोई भी ठोस पदार्थ है, कोई भी ठोस पदार्थ है, तो उसको खाद्य पदार्थ को पहले क्या करेंगे? किसी पाउडर में या पेस्ट के रूप में तैयार करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। किसमें है? दूसरे ऑप्शन में हमें है और तीसरे ऑप्शन में बी है। तो सबसे पहले खाद्य पदार्थ का हम एक पेस्ट तैयार करेंगे या पाउडर तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, जो पाउडर तैयार किए हैं उसको लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे? 10 बूंद जल की डालेंगे और इसको लिक्विड बना के इसको सेक करेंगे, इसको हिलाएंगे। तो दूसरा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दूसरे दोनों में है। तीसरा क्या करेंगे?
तीसरा है, फिर इसमें 2 बूँद क्या मिलाएँगे, कॉपर सल्फेट की मिलाएँगे। तीसरा ये क्या आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। फिर क्या करेंगे, इसमें 2 बूँद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाएँगे। फिर चौथे नंबर पर परख नली में 10 बूँद कास्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं और उसको अच्छी तरीके से हिलाते हैं। अब अगर देखिए कास्टिक सोडा मिलाने के बाद 10 बूंद क्या मिलाएंगे, कास्टिक सोडा यानी NaOH, ठीक है, ये मिलाएंगे। अब अगर इसको मिलाने के बाद जो परख नली में जो भी विलयन था, अगर उस विलयन का रंग कैसा हो गया, उस विलयन का रंग बैंगनी हो गया, कैसा हो गया, बैंगनी रंग का हो गया, तब हम मान लेंगे कि जो खाद्य पदार्थ है वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कैसे हम जान जाते हैं कि प्रोटीन का स्रोत कौन है, वसा का स्रोत कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा है, कैसे जान जाते, इन परीक्षण से ही पता चलता है हमको कि किसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, किसमें फैट प्रेजेंट है, किसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर से पढ़ लीजिए कि जो प्रोटीन परीक्षण करते कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर खाद्य पदार्थ सॉलिड है, ठोस है, तो क्या करेंगे, उसको पाउडर के रूप में बदल लेंगे या फिर पेस्ट के रूप में बदल लेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरा एक ठो परख नली में उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उसमें 10 बूंद जल की डालेंगे और उसको सेक करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, उसमें दो बूंद किसकी डालेंगे, कॉपर सल्फेट की डालेंगे। फिर बाद में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन का मिलाएंगे। अगर विलयन का रंग बैगनी कलर का हो गया तब फिर मानेंगे कि उसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन प्रेजेंट है। अगला प्रश्न है, पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा में बहुत बार धोने से हो सकता है, क्या होगा। अगर चावल है, चावल को आप पकाने से पूर्व बहुत ज़्यादा मात्रा में धुलते हैं, बहुत देर तक धुलते हैं, बहुत टाइम तक धुलते हैं, तो क्या होगा, विटामिन की कमी, विटामिन ई, यहाँ पे क्या होगा, विटामिन ई की कमी होगी, विटामिन बी की कमी हो जाएगी, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, या फिर सतही प्रोटीन की कमी हो जाएगी। बताइए क्या होगा, ठीक। तो देखिए आप यहीं से इस प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा है, आप ध्यान से पढ़िए। पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा में बहुत बार धोने पर, तो देखिए धोने पे कार्बोहाइड्रेट तो नहीं जाता है, प्रोटीन भी पानी से धुलने में नहीं जाता है। अब आ जाते हैं विटामिन, क्योंकि जो विटामिन होते हैं ना, जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, किसमें, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, किसमें, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सी हो जाता है। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, कीड़ा होते हैं, कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा में, अगर पानी की अत्यधिक मात्रा बोला है यानी जल में घुलनशील विटामिन जाएगा, तो या तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जाएगा या तो विटामिन सी जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों ऑप्शन में दिया है तो दोनों जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो विटामिन ई दिया है, दूसरा विटामिन बी दिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी की कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो विटामिन बी होता है ये जल में घुलनशील होता है, जब अत्यधिक मात्रा में पानी से हम चावल को धुलते जाएंगे तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, राधिका के मसूड़े से अक्सर रुधिर निकलता रहता है एवं उसके घाव भरने में लंबा समय लेते हैं, उसके आहार में कौन सी विटामिन की कमी है। ये देखिए आपका सीटेट में 2016 में आया हुआ प्रश्न है, और ऐसे ही स्टेटमेंट आपके NCERT में दिए रहते हैं। कहाँ पे दिए रहते हैं, NCERT में, चाहे आप उठा के देख लीजिए। तो बताइए किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, या फिर विटामिन किसकी कमी हो जाएगी, ए की कमी हो जाएगी। बताइए किसकी कमी हो जाएगी। तो एक क्या बोला है, मसूड़े में अक्सर रुधिर आता रहता है, मसूड़े से खून निकलना ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन मैंने पढ़ाया है, फूड टॉपिक की थ्योरी क्लासेस डली हैं, आप उसको जाके देखिएगा। तो अगर मसूड़े में खून आता है तो कौन से विटामिन की कमी है, घाव भरने में लंबा समय लगता है, कौन से विटामिन की कमी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी। जो विटामिन सी है ना, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी पाया कहाँ जाता है, जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, यानी जितने भी नींबू वंश के फल हैं ना, वहाँ पे विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही आंवला में पाया जाता है, आंवला के अलावा टमाटर में पाया जाता है, और जितने भी खट्टे फल हैं सभी में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है,
क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े में हमेशा क्या निकलता रहता है, रुधिर रुधिर निकलता रहता है, यानी ब्लड आता रहता है। और घाव भरने में अगर विटामिन सी की कमी है बॉडी में, तो अगर कोई भी चोट लग गई ना, तो घाव भरने में लंबा समय लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। वहीं पे अगर विटामिन डी की बात की जाए, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन डी पाया कहाँ जाता है, तो विटामिन डी लिवर में पाया जाता है, यानी यकृत में पाया जाता है। यकृत के अलावा मछली के तेल में पाया जाता है, फिश ऑयल में पाया जाता है, गुर्दे में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी के अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से दो रोग हो जाएंगे। एक हो जाएगा सूखा रोग, क्या हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जो होते हैं ना, मेलेशिया यानी अस्थियों का कमजोर होना, पोरोसिस यानी अस्थियों में छिद्र होना, बोन्स में पोर्स होना, छिद्र होना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। अब इतना पढ़े तो विटामिन ए भी पढ़ लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये आंखों के लिए क्या करता है, जरूरी विटामिन है, आंखों के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये पाया किस में जाता है, तो ये पाया जाता है गाजर में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, इसमें मक्खन में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। अंडे के अलावा फिश ऑयल में, मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगी, रतौंधी। और एक और हो जाता है कोरोनियल जीरोसिस। क्या हो जाता है, कोरोनियल, कोरोनियल जीरोसिस, जीरोसिस रोग हो जाता है। ये सब किसके कारण होते हैं, ये सारे विटामिन ए की कमी से। जो कोरोनियल जीरोसिस होता है ना, इसमें क्या रहता है, आंखों का पानी सूखने लगता है, आंखों का पानी सूख जाता है। ठीक है, आंखें क्या होती हैं, ड्राई हो जाती हैं, आंखों का पानी सूख जाता है। तो ये सारे विटामिन हमने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बहुत ज़्यादा है, इसको आप जाके थ्योरी क्लासेस से कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो इससे क्वेश्चन से भी, किसी क्वेश्चन से इसको कंप्लीट भी करा देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं, सीटेट जुलाई 2019 का प्रश्न है, सीटेट जुलाई 2019 का प्रश्न है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। बताइए दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, और दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, और दूध में विटामिन डी भी पाया जाता है। देखिए आप इसको दूध, इस यहाँ पे सबको पता है कि मिल्क के सोर्स क्या, सॉरी, मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दूध तो आम बात है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से ऑप्शन से ही अगर आप इसको एलिमिनेट करके करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। जैसे दूध में आयरन नहीं प्रेजेंट होता, किसी भी बच्चे को अगर आप सिर्फ दूध दे रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले दूध में जो आयरन है, आयरन नहीं प्रेजेंट होता। दूध में विटामिन सी भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आयरन दिया है, इसमें विटामिन सी दिया है, इसमें विटामिन सी और आयरन दोनों दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि दूध में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और विटामिन डी प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये एक लेंदी प्रश्न है जो कि आपके सीटेट जनवरी 2021 में आया था। ठीक है, यहाँ पे एक्स, वाई और जेड 3 टर्म दिए हैं, और आपको तीनों क्या है ये पहचानना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही आपको आंसर का पता चल जाएगा, उसके बाद ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बहुत बड़ा है, एक ही स्क्रीन में नहीं आ रहा। विटामिन एक्स की हीनता, यानी विटामिन एक्स की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। अब बताइए, अभी अभी हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि मसूड़ों से खून निकलना ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। तो बताइए एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, विटामिन सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर बोला है यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो जो विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी हमेशा किसके अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, आयरन के।
विटामिन सी ये आयरन का अवशोषण कराता है। तो ठीक है, बाई की जगह क्या हो जाएगा, आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। अब बताइए, जो विटामिन सी है एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, विटामिन सी। अब विटामिन सी भोजन जेड में पाया जाता है, यानी कौन से भोजन में पाया जाता है, तो जेड की जगह क्या आ जाएगा, खट्टे फल। अब खट्टे फल ऑप्शन में कुछ भी नाम दे सकता है। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, एक्स की जगह पे क्या दिया है, विटामिन बी नहीं होगा, विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आंसर, एक्स की जगह, यानी विटामिन सी की कमी से मसूड़े से खून आता है। और जो विटामिन सी होता है ये आयरन के अवशोषण के लिए जरूरी है। और विटामिन सी जो है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है नींबू वंश के फल यानी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो जाती है। आपका सीटेड जनवरी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कुल मिला के यहाँ पे पूछा है कि ग्लूटेन किस में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, रागी में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है या फिर ज्वार में पाया जाता है। बताइए ग्लूटेन किस में पाया जाता है, तो ग्लूटेन पाया जाता है रागी में। किस में पाया जाता है, रागी में पाया जाता है। और बहुत सारे लोगों को ना रागी से एलर्जी भी होती है। किससे एलर्जी होती है, ग्लूटेन से। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, रुद्ध विकास, बालों का रंग बदरंग हो गया है, त्वचा की बीमारियां दिखें, तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। ये भी आपका सीटेड जनवरी 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि एक व्यक्ति की जो वृद्धि है वो रुक गई है। यहाँ पे क्या दिया है, लक्षण दिए हैं। ठीक है, कि एक व्यक्ति का जो विकास है वो रुक गई है, चेहरे पे सूजन आ गया है, बालों का जो रंग है वो बेरंग सा उड़ा उड़ा हो गया है, और त्वचा की बीमारियां हो रही हैं, दिखें। तो बताइए किसकी कमी के कारण होगा, वसा की कमी के कारण होगा, प्रोटीन की कमी के कारण होगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होगा, या खनिज की कमी के कारण होगा। तो बताइए क्या वसा की कमी के कारण से विकास रुकता है, रुकता है क्या। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कहते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। पर अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जाए, यानी जो फॉर्मेशन का काम करता है, तो फॉर्मेशन का काम कौन करता है, फॉर्मेशन का काम करता है प्रोटीन। कौन करता है, प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक होता है क्वाशियोरकर, क्या होता है, क्वाशियोरकर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाता है मेरास्मस, मेरास्मस। ठीक है, दो रोग किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। क्वाशियोरकर में क्या होता है, तो इसमें जो हाथ पैर है ना, कोई बच्चा है तो उसके जो हाथ पैर हैं, हाथ पैर खूब दुबले हो जाएंगे, ऐसे पतले से हाथ पैर हो जाएंगे, थोड़ा गर्दन से हाथ जुड़ गया है। ठीक है, पर उसका जो पेट हो जाएगा, पेट मोटा सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो हाथ पैर दुबले हो जाते हैं और पेट निकल आता है, तो ये किस में हो जाता है, ये क्वाशियोरकर में हो जाता है। और वहीं पे अगर मेरास्मस की बात की जाए, तो मेरास्मस में जो बच्चा होता है उसकी पूरी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इसमें क्या हो जाता है, पूरी मांसपेशियां जो होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरास्मस और क्वाशियोरकर में अंतर। और दोनों किसकी कमी से होती हैं, तो दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है, दिसंबर 2018। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर सोडियम। कौन सी धातु है जो कि वायु में रखने पे जल उठेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप रिएक्टिविटी श्रेणी आपको पता होगी ना, तो आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्यों, रिएक्टिविटी में हमको पता है कि पोटेशियम, सोडियम ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को अगर वायु में खुला रख देंगे ना, तो ये जल्दी ही जलने लगता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि ये जल से, वायु से, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और जले नहीं। ठीक है, कौन, सोडियम। जो सोडियम होता है ना, ये बाह्य कोशिकी और अंतः कोशिकी तरल का ये मुख्य क्या होता है, धनायन होता है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। साथ ही सोडियम NaCl के रूप में भी पाया जाता है, साधारण नमक के रूप में भी पाया जाता है। जो सोडियम होता है ना, सोडियम का काम क्या है, ये ग्लूकोज के अवशोषण में सहायता करता है। किसके, ग्लूकोज के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। ठीक है, और जो भी इम्पल्स होते हैं ना, इम्पल्स यानी जो आवेग होते हैं, इम्पल्स को ये ट्रांसफर करने का काम करता है, तंत्रिकाओं में इम्पल्स को ये ट्रांसफर करने का काम करता है, कौन, सोडियम। वहीं पे अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, तो मैग्नीशियम क्या होता है, यह एंजाइम को सक्रिय करता है। जो भी एंजाइम होते हैं,
एंजाइम, एंजाइम को एक्टिव करने का काम कौन करता है? तो एक्टिव करने का काम करता है मैग्नीशियम, और ये हड्डी तथा दांतों में पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप बताइएगा। और ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है सीटेट के एग्जाम में ही, इसीलिए इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सोडियम। अगला प्रश्न है, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? ठीक है, चट्टान आरोही क्रम मतलब छोटे से लेके आपको धीरे धीरे किस में जाना है, बड़े में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले की चट्टान, बजरी, रेत यानी बालू, गाद, मृत्तिका, मृत्तिका यानी मिट्टी, सॉइल की बात हो रही। ठीक है, चट्टान, मृत्तिका, रेत, बजरी, गाद, मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान, या फिर गाद, मृत्तिका, रेत, रेत यानी बालू, बजरी, चट्टान। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर? आपको छोटे से बड़े में जाना है। तो अगर आप छोटे से बड़े में, तो सबसे जो बारीक पार्टिकल होते हैं किसके होते हैं? मृत्तिका के होते हैं। फिर उसके बाद गाद यानी जो मिट्टी का ही एक टाइप होता है ना, जो थोड़ा सा लिप बोलते हैं, दलदल जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद किसका आ जाएगा? गाद। फिर उससे बड़े पार्टिकल होते हैं रेत के, रेत से बड़े बजरी, जो कि रोड में डाले जाते हैं, कंकड़ पत्थर, बजरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर सबसे बड़ा साइज किसका होता है? चट्टान का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है। आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए। जो आयरन है, आयरन क्या जिंक को विस्थापित कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप रिएक्टिविटी श्रेणी पढ़ेंगे तो जिंक ऊपर आता है, उसके बाद क्या आता है? आयरन आता है। यानी जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अधिक रिएक्टिव होता है, इसीलिए आयरन जिंक को कभी विस्थापित नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर ऑप्शन नंबर बी पे आ जाते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जिंक ऊपर आता है और कॉपर जो होता है वो आयरन से भी नीचे आता है। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है? आयरन से भी कम रिएक्टिव होता है और जिंक से भी कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को आराम से विस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि आयरन ऊपर आता है और कॉपर नीचे, यानी जो आयरन है वो भी कॉपर से क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसीलिए कॉपर भी आयरन को नहीं हटा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बी होगा। तो पहले में क्या है दिया है? बी और सी, दूसरे में केवल है, तीसरे में केवल बी और चौथे में ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? केवल और केवल बी यहाँ पे सही है। यानी जिंक कॉपर को हटा सकता है, बाकी ना आयरन जिंक को हटा सकता, ना कॉपर आयरन को हटा सकता। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बताइए। सभी अधातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं अतन्य होती हैं यानी तन्य नहीं होती, सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं। बताइए बताइए बताइए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए, अगर बात की जाए सभी अधातुएं गैस होती हैं, तो ऐसा नहीं है। जो अधातुएं होती हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में भी पाई जाती हैं और लिक्विड स्टेट में भी पाई जाती हैं और साथ ही गैसियस स्टेट में भी पाई जाती हैं। यानी जो अधातुएं होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया, गलत हो गया। सभी अधातुएं अतन्य होती हैं, हाँ ये सही है। जितनी भी अधातुएं होती हैं वो तन्य नहीं होती हैं। तन्यता का गुण किन में पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। धातुओं में सिर्फ तन्यता का नहीं, तन्यता के साथ साथ आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। किसका? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। चमक का गुण पाया जाता है, यानी धातुएं जो होती हैं चमकीली होती हैं। सोरोनस यानी ध्वनीयता का गुण भी इनमें धातुओं में पाया जाता है। और ये कोई भी गुण, साथ ही तन्यता, और ये कोई भी गुण जो है ये अधातुओं में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती हैं? धातुओं में पाई जाती हैं। तो धातुएं सॉलिड, लिक्विड, अधातुएं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में हो सकती हैं। सभी अधातुएं अतन्य होती हैं, ये सही है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं। यहाँ पे अगर होता
कि अधिकांश अधिकांश अगर वर्ड लिखा होता तब हम कह सकते थे कि अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है, पर सभी धातुएं ठोस नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये ऐसी धातुएं हैं जो कि कैसी होती हैं, नरम होती हैं, मुलायम होती हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, ऐसी धातुएं होती हैं। इसीलिए सभी नहीं बोल सकते, अधिकांश बोल सकते हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं साधारण ताप पे। पर अगर अपवाद के रूप में देखा जाए तो यही सोडियम और पोटेशियम होती हैं, ये कैसी होती हैं, मृद धातुएं होती हैं, कठोर धातुएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सभी अधातुएं क्या होती हैं, अतन्य होती हैं, यानी उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि तन्य क्या होता है, तन्य होता है मतलब खींच के तार के रूप में बदलना, और आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है मतलब पीठ के चादर के रूप में बदलना। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया है कौन सा समुच्चय, नीचे जो समुच्चय दिए गए हैं रासायनिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है। कुल मिला के इसमें पूछा है कि केमिकल चेंज को कौन बताता है। ठीक है, केमिकल चेंजेस को इन स्टेटमेंट में कौन बताता है। यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस से प्रश्न है, केमिकल चेंज को कौन बताता है। तो देखिए, अगर हम चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भोजन पकाना, पानी उबलना, जल में चीनी घोलना, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का अपाचन, पानी उबलना, कांच तोड़ना, लोहे को जंग लगना, जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप ऑप्शन तो पढ़ लिए, इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है और केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज, ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस में क्या आ जाएंगे, जैसे किसी चीज़ को फाड़ना, ठीक है, कागज को 2 टुकड़े करना, ये किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंज। मतलब उसके कुल मिला के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसका जो मेन गुण है, मेन प्रॉपर्टी है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। जैसे कागज को हम फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए, क्या कागज कागज नहीं रहा, तो अभी भी कागज है, तो किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में आ जाएगा। किसी चीज़ को तोड़ना, जैसे कांच के टुकड़े टुकड़े करना, ये किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या आ जाएगा, जैसे घोलना, किसी चीज़ को घोलना, ये किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंजेस में आ जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ का टुकड़ा करना, किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को फाड़ना, ये किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंजेस में आ जाएंगे। इसमें जो मेन गुण है, मेन गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, मेन प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, इसको हम वापस से इसके पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इसको पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, बर्फ से क्या बनाए, पानी, और पानी से वापस पानी को बर्फ बना सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर केमिकल चेंज है तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, यानी अनुत्क्रमणीय होता है, इसको हम वापस से इसके पुराने अवस्था में नहीं ला सकते। और इसमें क्या होता है, जो मेन गुण होता है ना, मेन गुण यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, मेन गुण परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे किसी चीज़ का जलना, जलना क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। उबलना, उबलना भी क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। पाचन किस में आ जाएगा, केमिकल चेंज, रोटी को पचने के बाद वापस हम रोटी में नहीं बदल सकते, किस में आ जाएगा, केमिकल चेंज। जंग लगना किस में आ जाएगा, केमिकल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, रंग में परिवर्तन आ जाएगा, केमिकल चेंज, गंध में परिवर्तन आ जाएगा, तो केमिकल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी आधार पे चलिए हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो भोजन का पकाना, पकाने के बाद क्या हम कच्चा कर सकते हैं, तो किस में आ जाएगा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हम सी लिखते चलते हैं। ठीक है, क्या, सी से लिखते चलते हैं। तो भोजन का पकाना, केमिकल चेंज। पानी उबलना किस में आ जाएगा, पानी उबलना आ जाएगा, केमिकल चेंज। जल में चीनी घोलना, अभी हम घोलना पड़े, घोलना किस में आ जाता है, फिजिकल चेंज में आ सकता है, आ जाता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जाते हैं, लोहे को जंग लगना, जंग लगना केमिकल चेंज। कागज का जलना, जलना भी केमिकल चेंज। और भोजन का पाचन, पाचन भी क्या होता है, केमिकल चेंज। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर भी हम अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। उबलना क्या आ जाएगा, केमिकल चेंज। तोड़ना फोड़ना ये किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में आ जाएगा। वहीं पे जंग लगना किस में आ जाएगा, केमिकल चेंज में, तो ये भी नहीं होगा। जल का लवण में घोलना, घोलना किस में आ जाता है, फिजिकल चेंज में। भोजन का पाचन केमिकल चेंज में। और कागज का टुकड़े टुकड़े ये भी क्या होता है, फिजिकल चेंज में, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन, ये सब किस में आ जाते हैं, केमिकल चेंजेस में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है,
धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है, यानी X और Y दो हैं। जो धातु X है यानी मेटल X है, ये मेटल Y को इसके जगह से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है या विस्थापित कर सकता है, ठीक है। परंतु धातु 2 को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। ZXY निर्धारित नहीं किया जा सकता। दो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक अक्रियाशील धातु कौन सी है? ZX, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये क्या होगा, Z होगा। क्या होगा, Z होगा, ठीक है। तो बोला है धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है, यानी सबसे अधिक यहाँ पे अक्रियाशील कौन है, X है, ये सबसे अधिक अक्रियाशील है, ठीक है। फिर इससे कम कौन है, Y है। परंतु Z को विस्थापित नहीं कर सकता, यानी Z जो है वो X से भी अधिक अक्रियाशील है। तो यहाँ पे पूछा है उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो सबसे अधिक अक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी Z सबसे अधिक अक्रियाशील, फिर X आ जाएगा, फिर आ जाएगा Y। अगला प्रश्न है, ये देखिए ऐसे लेंदी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन को में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH की बात की है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम की जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है इसमें हम किसकी पन्नी डालते हैं, एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं, तो कोई सी गैस उत्पन्न होती है। निम्न में से मतलब जो नीचे जो कथन दिए गए हैं कौन सा गुणों का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, रंगहीन गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायक होती है। तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम युक्त, यहाँ पे क्या होगा, नमी युक्त होगा। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नमी युक्त में खुली रखी रहती है, यानी नमी में खुली रखी रहती है, तो इस पर हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है, मतलब जो हरी परत जमती है यह किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह आपका सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, या कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। जब भी आप देखिए जो पूजा करने वाला लोटा होता है, तांबे का लोटा होता है, अगर आप उसको खुले में रख दीजिए नमी युक्त में, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दीजिए, तो क्या होगा, उसमें कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर की एक परत जम जाती है जो कि हल्के हरे रंग की होती, गाढ़े हरे रंग की होती है। हरे रंग की एक परत जम जाती है जिसको बोलते हैं कॉपर में जंग लगना। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर में जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब कोई पदार्थ है, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? कणों की दूरी में बदलाव होगा, कणों के रंग में बदलाव होगा, कणों के आकार में बदलाव होगा, या फिर संरचना में बदलाव होगा। देखिए कोई भी चीज़ किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, या गैस में होती है, ठीक है। तो सॉलिड में क्या रहता है, पार्टिकल बहुत पास पास रहते हैं, ठीक है, ऐसे टाइटली पैक्ड रहेंगे, पार्टिकल पास पास रहेंगे। उसके बाद लिक्विड में आएंगे तो थोड़ा पार्टिकल किस में आ जाते हैं, थोड़ा पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। फिर जब आते हैं गैस में, तो गैस में और पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, रैंडमली क्या ही मूव करते रहते हैं, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस IM लिखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे IM सबसे कम,
फिर उससे ज़्यादा किस में होता है लिक्विड में, फिर सबसे ज़्यादा किस में होता है गैसेस में। तो अगर कोई भी लिक्विड है अगर वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि गैसियस स्टेट में आ गया। तो इसका जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल इसके कैसे चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, पर इनके पार्टिकल के रंग में कोई बदलाव नहीं आता, आकार में कोई बदलाव नहीं आता, संरचना में कोई बदलाव नहीं आता। बस क्या होते हैं, जो कण हैं इनके दूरी में बदलाव होता है। लिक्विड में जो कण होंगे थोड़े पास पास होंगे, वहीं पे अगर गैस की बात की जाए तो गैस में जो कण होंगे और ज़्यादा दूर दूर होंगे, और अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, टाइटली क्या रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल टाइटली पैक्ड रहते हैं, और जो लिक्विड में थोड़ा इससे दूर दूर रहते हैं सॉलिड की अपेक्षा, और गैसेस में पार्टिकल फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनीता परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परख नली के मुंह के पास लाती है। पॉप की आवाज़ सुनाई देती है। पॉप की आवाज़ की उपस्थिति की ओर संकेत करती है, हाइड्रोजन गैस के, जल गैस के, एल्यूमिनियम गैस के या फिर ऑक्सीजन गैस के। ठीक है, एक परख नली लेती है अनीता, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है, फिर उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देती है। अभी इससे रिलेटेड प्रश्न कर चुके हैं, बस उसकी क्या थी, लैंग्वेज में, भाषा में बदलाव था। बाकी यही था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं विलयन में, एल्यूमिनियम की पन्नी डाली जाती है तो उसमें से एक गैस निकलती है। वो गैस कैसी होती है, तो अभी हमने पढ़ा था कैसी होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। ठीक है, तो जो रंगहीन गंधहीन होती है गैस और पॉप की आवाज़ की साउंड करती है, वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ इसमें संभावित प्रश्न थे, जैसे 20 प्रश्न थे तो उसमें लगभग 10 हमारे संभावित प्रश्न थे, और 10 ऐसे प्रश्न थे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में ही पूछे गए हैं किसी न किसी सन में, चाहे 2015 से 2011 से प्रश्न उठाना स्टार्ट किए हैं, ऐसे लेके आपके अभी तक रिसेंट तक जो एग्जाम हुए हैं उन प्रश्नों को हम क्या करेंगे इसी क्लास में। ये जो क्लास चल रही है आपकी मैराथन क्लास एनसीईआरटी स्पेशल, ठीक है, एनसीईआरटी स्पेशल जो क्लासेस चल रही हैं, एमसीक्यू क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम सारे पीवाईक्यू प्रश्न 2011 से उठाएंगे, सारे पीवाईक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे क्या होगी, अगर हम संभावित प्रश्न भी करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि प्रश्न आएंगे कैसे, अब कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और पीवाईक्यू प्रश्न करेंगे तो हमको ये पता चलता रहेगा कि प्रश्न आते कैसे हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं तो ऐसे प्रश्न अभी आने की संभावना है। तो इससे क्या होगी, और साथ ही साथ हम अभी थ्योरी क्लासेस भी कर ही रहे हैं, थ्योरी भी साथ ही साथ पढ़ ही रहे हैं, तो इससे थ्योरी भी हो जाएगी और संभावित एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही पीवाईक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपकी एक कंप्लीट साइंस की तैयारी होती चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर जो भी आपको सजेशन लगता है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं पे टॉपिक में, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जा रही है कि ये टॉपिक अभी हमको पढ़ना है और अपने से हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी थ्योरी क्लास बना के एक डाल दूंगी। और प्रश्नों में भी अगर लगता है कि ये प्रश्न हमको नहीं समझ में आया है, इसमें और समझने की ज़रूरत है, तो आप उसको भी क्वेश्चन करवा कर आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि आप इसको फिर से समझाइए, तो उसको भी मैं आपको एक जो अगला वीडियो आएगा उसमें बताती जाऊँगी। बाकी अगर नई क्लासेस आपको चाहिए, नई क्लासेस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।